नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। निश्चित तौर पे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के द्वारा, उनके सरकार के द्वारा जात न्याय जनगणना का जो निर्णय लिया गया है, उसका मैं एक विधायक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते, गोंदिया विधानसभा का विधायक होने के नाते इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। और गोंदिया जिले में सबसे पहली बार विधानसभा में जात न्याय जनगणना होने को ना, ये बात भी मैंने उठाई थी। और इस निर्णय के माध्यम से आज हम जो बड़े मुद्दे पर, बड़े पैमाने पर आरक्षण का विषय आता है, समाज का विकास का मुद्दा आता है, क्योंकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मानव के विकास के लिए कटिबद्ध है। चाहे वो राजकीय हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक विकास करना, यह हमारा अग्रक्रम है। और इसमें जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, या कई जातियों में भी जो पिछड़े लोग हैं, इन सबका एक डाटा इसके माध्यम से प्राप्त होगा, एक एम्पिरिकल डाटा तैयार होगा। और इसके माध्यम से आने वाले समय में उस समाज का समुचित विकास करना, उस समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास करना, यह सब बातें हम साध्य करने के लिए निश्चित तौर पे हमको बहुत ही बड़ी सहायता होगी। और आज आज़ादी के बाद में पहली बार अपने देश में जात न्याय जनगणना हो रही है। आज तक के जात न्याय जनगणना का झुंझुना कांग्रेस की सरकार ने हमको थमाते रहे, लेकिन इन आखिरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा ये निर्णय लिया गया, इसका मैं स्वागत करता हूँ। अगर हम गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में बात करें तो अर्थसंकल्प वर्ष जो है पूर्ण हुआ है। इस अर्थसंकल्प वर्ष में आपके द्वारा कितनी की निधि यानी कि मंजूर की गई है, क्या आपने किया इस अर्थसंकल्प में? गोंदिया विधानसभा में इस नए पारी में जो जनता ने बहुमत से गोंदिया विधानसभा की सेवा करने को दी, और इसको हम आने वाले समय में दो भाग में हमने काम करने का निर्णय लिया है। एक पार्ट होता है डेवलपमेंट का, उसके साथ में मूलभूत सुविधा का, और दूसरा पार्ट होता है कि समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनको सरकार की योजना के माध्यम से हम कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, उनका जीवन मान कैसे ऊंचे उठा सकते हैं। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो जनसामान्य 100% व्यक्ति तक पहुँचे, उसका लाभ चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, जो गरजू व्यक्ति उनको मिले। चाहे आज PM आवास योजना हो, शौचालय की योजना हो, रोजगार हमी योजना के माध्यम से रोजगार देने के काम हो, चाहे समाज में जो निराधार व्यक्ति है उनको संजय गांधी निराधार की योजना हो, जो 65 साल के ऊपर के वृद्ध हो चुके हैं उनको श्रावण बाड़ की योजना हो, ऐसी अनन्य अनेक प्रकार की योजना है, या जिनको राशन कार्ड के माध्यम से गरीब व्यक्ति को अनाज नहीं मिलता होगा उसको अनाज देने की योजना हो, इन सबके माध्यम से हम उनको 100% लोगों को लाभ कैसे देते आएंगे, इसका रोडमैप हमने गोंदिया पूरे विधानसभा का तैयार किया है। पहले भी हम ये सभी मामले में, आज जैसे किसानों को बोनस देना हो, किसानों के संकट के समय में उनको मदद करना हो, इन सब में गोंदिया विधानसभा पूरे ज़िले में और महाराष्ट्र में अव्वल रही है। आज भी रोजगार हमी योजना में लगातार हम दूसरे वर्ष सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला तालुका हमारा गोंदिया तालुका है। जो नुकसान का भरपाई का पैसा आता है 8 तालुका है, उसमें से 60% पैसा अकेले गोंदिया तालुका के किसानों को दिलाने का काम हमने किया। और इस प्रकार से योजना के माध्यम से समाज को समृद्ध करना। दूसरी तरफ में बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, डेवलपमेंट है, तो आज आरोग्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। आज हमारे यहाँ पर आयुष मंत्रालय के माध्यम से अपन ने पहली बार
आज तक के सरकारी दवाखाने में एलोपैथी का उपचार होता था, लेकिन जैसे आयुष मंत्रालय के माध्यम से जैसे कि भाई नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथी है, इन सब के माध्यम से भी गरीब जनता को लाभ मिले, इसके लिए 15 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। बहुत जल्दी उसके भी हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर गर्भवती महिलाओं को चाहे डिलीवरी का हो, चाहे बच्चों को उपचार देना हो, उसके लिए हमारे पास में जो आज जो साधन उपलब्ध हैं वो पर्याप्त नहीं है, और इसलिए एक 200 बेड का नया स्त्री रुग्णालय हम मंजूर करने जा रहे हैं। उसको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। उसके प्रस्ताव वगैरह सभी तैयार करने का निर्देश शासन ने दिया है, और उसके माध्यम से भी हम आरोग्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी गोंदिया शहर में थी। ये पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए 200 करोड़ रुपए की नई योजना गोंदिया शहर के लिए वाढीव पानी पुरवठा योजना हमने मंजूर की है। उसका भी जल्दी पानी अपना काम चालू होगा। एक 200 करोड़ रुपए की गटार योजना मंजूर की है, ताकि जो गंदगी है वो दूर हो सके। उसके बाद में गोंदिया शहर को स्वच्छ और सुंदर करना एक बहुत बड़ा आह्वान, चैलेंज हमारे सामने में है। उसके लिए जो कचरा उठा करके प्रोसेसिंग करने के लिए जो जगह लगती है वो हमारे पास में नहीं है। जब जगह का हम चयन करने जाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की अड़चनें आती है, अनेक लोग विरोध करते हैं। तो वो भी हमको आने वाले समय में ये चैलेंज को हमको पूरा करना है, उस दृष्टि से भी प्रयास चालू है। इसी के साथ में आज डांगोरली का बैरेज, ये हमने विधानसभा के आखिरी में हमने इसको मंजूर कराया। अब उसकी पूरी खानापूर्ति करके उसका काम शुरू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने में है। उसके लिए हमारे प्रयास अभी शुरू है, बहुत युद्ध स्तर पे प्रयास शुरू है। रजेगांव घाटी के पास में भी एक नया 109 करोड़ रुपए का भी हमने 4 दिन पहले वहाँ पर बंदरा मंजूर करा के लाया। उसके माध्यम से भी, डांगोरली बैरेज के माध्यम से भी आज चाहे गोंदिया विधानसभा का ग्रामीण का पीने का पानी का प्रश्न हो, चाहे गोंदिया शहर के पीने का पानी का प्रश्न हो, किसानों के खेती के पानी का सिंचाई का प्रश्न हो, यह हमको छुड़ाने में हमको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बहुत हद तक के हम इस माध्यम से किसानों का और एक सामान्य जनता का जीवनमान सुसह्य कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये सब दिशा में हमारे काम चालू है। आज रास्ते का जाल बड़े पैमाने पर शुरू है। अभी हमने करीब करीब 70 करोड़ रुपए के काम हमने सीमेंट रोड के चालू किए, 50 किलोमीटर के काम चालू किए, और 5.5 मीटर चौड़ा सीमेंट के रोड हम बना रहे हैं। और बाकी भी आज 5 रास्ते होंगे। तो गोंदिया विधानसभा पूरे महाराष्ट्र में ऐसी विधानसभा है कि 50% 5 रास्ते हमने मजबूत किए। आने वाले समय में 100% 5 रास्ते हमको मजबूत करना है, ताकि किसानों को अपने खेत में जाते समय सुसह्य हो चुके। आज जो मैं अनेक जगहों में रास्तों का निर्माण कर रहा हूँ, तो बड़े पैमाने पर उसका आजू बाजू के किसानों का फ़ायदा हो रहा है, उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ रही है। एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन निश्चित तौर पे होता है। आज गोंदिया शहर को जितने भी आने जाने वाले महामार्ग है, चाहे इधर तिरोड़ा जाना हो, चाहे आपको रावणवाड़ी, रजेगांव, बालाघाट जाना हो, चाहे आपको आमगांव जाना हो, चाहे गोरेगांव जाना हो, ये चारों महामार्ग के काम चालू है। तो इस दृष्टि से नितिन जी से बोल करके ये भी हमने काम किए। आज गोंदिया शहर का उड़ान पुल का मामला है, उसको भी हम तेज गति से कैसे पूरा कर सकते हैं, उस दृष्टि से भी काम चालू है। और इसी के साथ में जितने भी धार्मिक स्थल है, प्रार्थना स्थल है, चाहे वो कोई भी जाति धर्म पंथ का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, इन सबको अच्छे वातावरण वहाँ पर निर्माण करना, उनका पुनर्निर्माण करना, नया निर्माण करना, साथ में जो सामाजिक संस्थाएं, उनके समाज भवन हैं, उनका विकास करना, ये सब दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। और एक सभी क्षेत्र में काम करके गोंदिया विधानसभा को, मेरा दावा नहीं है कि 100% विकास हो गया, मेरा ये भी दावा नहीं रहेगा कि आने वाले समय में 100% विकास हो जाएगा, लेकिन एक तौर पे निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, वो करने का प्रयास निश्चित तौर पे ईमानदारी से चालू है। किसानों के हित में जो आपने नकली बीज और नकली खाद के खिलाफ जो मोर्चा आपने जो खोला है, किस तरह क्या कहेंगे? क्या होता है कि किसानों को अनेक बार बीज के बारे में, या क्या बोलते भाई खत के बारे में जो रहता है, खाद के बारे में, इनको सही जानकारी नहीं रहती।
कई बार किसानों को नकली दवाइयाँ, नकली खाद, नकली बिजाइयाँ देकर के फंसाया जाता है। तो इसके ऊपर में कड़ी एक्शन करना, इस प्रकार का मैंने अपने किसानी लगाने के पूर्व की जो बैठक को लेकर के ये संबंधित कृषि विभाग को हमने निर्देश दिए। साथ में हमने हर गांव में, प्रत्येक गांव में कम से कम भी 1-2 तो भी प्रगतिशील किसान तैयार हो, ताकि आने वाले उनको देख करके गांव के लोग आगे चल के आधुनिक खेती कर सके, सेंद्रीय खेती कर सके। इन सब दृष्टि से भी हमने प्लान तैयार किया है। उसके बाद में हमने जैसे हमारे यहाँ पर अभी 17 कृषि सहायक है, तो उनको टारगेट दिया है कि अपने क्षेत्र में एक पूर्णतः 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला किसान आप तैयार करो। तो इस चीज़ की शुरुआत की है। समय बहुत लंबा लगने वाला है, बात अलग है, लेकिन उसकी शुरुआत कभी ना कभी करनी पड़ती। तो मैंने अपने विधानसभा में शुरुआत की है और अब हम हर गांव में कम से कम 1-2 प्रगतिशील किसान, हर 8-10 गांव के बीच में एक ऑर्गेनिक खेती करने वाला किसान, और इसके साथ में कम से कम जो 17 कृषि सहायक है उनके क्षेत्र में एक गांव का चयन करके कम से कम वहाँ के तालाब का पूरा खोलीकरण करके बाकी सब पूरी सुविधाएं दे करके उस गांव को जलयुक्त शिवार करके, क्योंकि जलयुक्त शिवार के काम हो रहे हैं, लेकिन उसमें और जो एक्स्ट्रा अपने को अफेयर्स लगाना है, आधिक्य और ताकत लगाना है, आधिक्य और जो काम करना है, ये काम करके उसको लोकसभा विभाग से हम काम कैसे कर पाएंगे, एक आध संस्था को साथ में लेकर के कैसे काम कर पाएंगे, उस दृष्टि से भी नियोजन तैयार करने को मैंने बोला है। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने के बाद में 2-3 साल में इसके अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू होंगे। प्रगतिशील किसान के बारे में अगर बात की जाए तो नितिन गडकरी जी ने एग्रो विजन शुरू किया था, उस तरह का कुछ एग्रो विजन ही एक नया ऐसा कुछ आप शुरू करेंगे क्या? देखो, उसमें कैसा है कि एक एग्रो विजन अगर आपको आयोजित करना है तो उसके लिए बड़े पैमाने पर खर्चा आता है। आज नितिन जी की जो पहुँच है उनके माध्यम से, अनेक संस्थाओं के माध्यम से ये सब कर पाते, लेकिन इसके लिए मेरे को तो नितिन जी को आग्रह करना पड़ेगा कि भाई आप नागपुर में करते हो, एक छोटा मोटा हमारे गोंदिया में भी करो। तो निश्चित तौर पे, और हम हर साल जो एग्रो विजन होता है, तो नागपुर में जो एग्रो विजन आयोजित होता है, तो हम यहाँ के किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई वो कम से कम एक विजिट वहाँ जा करके आए। तो आने वाले समय में इसके लिए सरकार को हम बोल सकते हैं कि ताकि उसको जो आने वाला खर्चा है वो एक बड़े पैमाने पर खर्च होता है, तो उस माध्यम से भी एग्रो विजन हो सकते हैं क्या, ये बातें ही हम रख सकते हैं। लेकिन वैयक्तिक स्तर पर उसका आयोजन करना एक बहुत कठिन है, क्योंकि जो बाकी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है वो भी एक संबंध के खातिर आती है। यानी अपन क्या कुछ भी बात बोले और उसको, यानी मेरे को झूठी बात मैं करना नहीं चाहता, तो उसमें एक नितिन जी का जो पूरे देश भर में संबंध है, ये है, अनेक कंपनियाँ उसमें सहभाग लेती है, तो उसका एक फ़ायदा। लेकिन विदर्भ के सभी किसान को ये प्रयास नितिन जी करते हैं, और निश्चित तौर पे वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान कैसे पहुँचे, कि उसको लगने वाले साधन वगैरह मुहैया कराना, ये सब हम कर सकते हैं। निश्चित तौर पे वो प्रयास हम करेंगे। गुवारी समुदाय को और आदिवासी योजनाओं का समान लाभ दिलाने का कार्य आपने किया है, राज्य सरकार ने मान्य किया, इस पर क्या कहेंगे? क्या बोले? गुवारी समुदाय को जो आदिवासी की योजनाओं का समान लाभ दिलाने का काम, आदिवासी गुवारी समाज की, देखो आज 70 साल से लड़ाई चालू है कि उनको आदिवासी का दर्जा मिले। एक तरफ में क्या होता है कि मैं आपको पहले बोला कि जात न्याय जनगणना नहीं करने के कारण जो अनेक ऐसे समाज है कि जो पिछड़े हैं, उनका हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए। अभी गुवारी की आदिवासी की समाज मांग करना, एक तरफ में गुवारी समाज की भी मांग है, तो दूसरी तरफ में उनको आदिवासी का दर्जा न दिया जाए, ऐसी आदिवासियों की भी मांग है। इसमें एक मध्यम मार्ग करके चुनाव के पहले हमने देवेंद्र जी के सामने ये बात रखी थी, और भी अनन्य परनय जी फुकी वगैरह सबने बात रखी थी, और ये माध्यम से आज गुवारी समाज को कम से कम जो आदिवासी के जितने लाभ मिलते हैं, वो लाभ सिर्फ उनका एक जो आदिवासी में एक शैक्षणिक जो फ़ायदा होना चाहिए, नौकरी में फ़ायदा होना चाहिए, वो नहीं होगा, लेकिन बाद में योजना के माध्यम से उनको खड़े करना, निश्चित तौर पे ये निर्णय स्वागत करने योग्य है। राज्य की अगर बात की जाए, लाड़की बहन योजना जो है, इसके कहीं ना कहीं हफ्ते जो है रुके हुए हैं, प्रोसीजर में है, इसका विरोधक हाथ से उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि लड़की बहन योजना बंद हो जाएगी, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, विरोधी लोग क्या बोल रहे हैं ये पूरी जनता को पता है,
आज आपके पीछे में 2-3 ये लाडली बहनें बैठी हैं, एक भी महीना ऐसा नहीं गया कि समय पर सरकार ने पैसा नहीं दिया होगा। समय पर उनको पैसा आ रहा है। अभी चौथे महीने का भी पैसा मेरे ख्याल से अभी 1-2 दिन से वो पैसा डलना शुरू हो गया। तो लाडली बहना पूरी तरह से खुश है, और लाडली बहना को ये विरोधी लोग कितने ही भड़काएंगे तो भड़कने वाली नहीं है। उनको मालूम है कि यही सरकार पैसा दे सकती है। ये तो इसके पहले बोल रहे थे कि चुनाव के बाद में लाडली बहना योजना बंद हो जाएंगी। बंद हुई कि लाडली बहन की योजना? कोई लाडली बहन की योजना बंद नहीं हुई। आज लाडली बहना को जो पैसा मिल रहा है उसमें लाडली बहना को समाधान है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार किसी भी हालत में ये योजना बंद नहीं करेंगी। और आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, ये योजना को हम बंद नहीं होने देंगे, ऐसे मैंने चुनाव में कसम खाया हूँ। उसके लिए फिर जो करना है वो करेंगे, लेकिन लाडली बहन की योजना बंद नहीं होगी। आपने ऐसे कहा लाडली बहन समाधानी है, लेकिन लाडली बहन 2100 प्रति माह मिले, इसकी भी इंतजार में है। उसके लिए क्या प्रत्यशील हैं आप? निश्चित तौर पे लाडली बहन को 2100 रुपये देने का वादा सरकार ने की थी, लेकिन आदमी को जब प्रशासन हम चलाते हैं तो आज कोई भी योजना को अगर निरंतर चालू रखना है, आने वाले समय में सरकार ने बोला है कि जब उचित जब मौका आएगा, समय आएगा, उस समय में हम ये राशि बढ़ाएंगे। लेकिन आज 1500 रुपये दे रहे, तो मेरा मानना है कि नहीं से ये 1500 रुपये की भी एक जो राशि है वो लाडली बहना को बहुत सहायता प्रदान कर रही है। आज उनके हक के पैसे उनके पास में आने के बाद में आज अपने बच्चे की ज़रूरतें पूरी कर सकती है। आज हम देखते हैं कि भाई ये योजना शुरू करने के पहले सबसे पहले पत्र मैंने लिखा था। आज अपने भारत देश में महिलाओं में हीमोग्लोबिन का प्रमाण कम रहता है, महिलाओं को पौष्टिक आहार की ज़रूरत है। तो आज 100-200 रुपये का पौष्टिक आहार भी महीने पे 200-300 रुपये तो खर्च कर सकती है एक महिला खुद के ऊपर में। तो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा लाडली बहनों को बड़े पैमाने पर हो रहा है। चैनल के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र की जो जनता आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से गोंदिया विधानसभा की जनता को यही आह्वान करना चाहूँगा कि आने वाले समय में पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हम रब्बी के अंदर में, उनाड़ी के अंदर में बड़े पैमाने पर धान की खेती करते हैं, तो किसानों ने कम पानी वाली फसलें, अब कम पानी वाली फसलें हमारे यहाँ के किसान लगा सकते हैं, लेकिन वन्य प्राणी का भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है। कोई भी फसल लगाने के बाद में वन्य प्राणी इसको नष्ट कर देते हैं। तो आने वाले समय में जैसे सरसों वगैरह है, करडी वगैरह, इसको वन्य प्राणी नहीं खाते, इसका क्षेत्र हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। उसमें भी आज किसान लोगों ने कहीं ना कहीं सहकार्य करना चाहिए। दूसरी बात, अभी पीएम आवास योजना है। पिछले 5 साल में मैंने 35,000 लोगों को अपने विधानसभा में मकान दिया, 35,000 लोगों को। अभी विधानसभा का सदस्य बनने के बाद में आज हमने करीब 8-9 हज़ार 10,000 लोगों को मकान दिए। और अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गरजू लोग हैं कि जिनके नाम यादी में नहीं है। मुझे लगता है कि ये आखिरी मौका है ये पंचवार्षिक का, और सरकार को हमने बोल के सेल्फ सर्वे का भी मौका दिया है, ताकि कई बार क्या होता है कि विरोधी पक्ष की सरकार अगर ग्राम पंचायत में रही तो कई लोगों के नाम वो लोग सर्वे में नहीं डालते। इसलिए अब सेल्फ सर्वे कोई भी व्यक्ति अपना कर सकता है अपने मोबाइल ऐप से। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे उन्हें कराना चाहिए। इसमें जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाई अगर 2 के ऊपर में कमरे का मकान रहेगा तो उसको योजना का लाभ शायद आने वाले समय में नहीं मिल पाएगा। जिनके पक्के मकान हैं उनको शायद योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस दृष्टि से ध्यान में रख करके सर्वे करते समय इस सब बातों का ध्यान सर्वे करने वाला प्रत्येक व्यक्ति रखे। अभी 15 तारीख में हमने बढ़ा दिए, तो सभी लोग ये सर्वे के महाअभियान में सब लोग शामिल होना चाहिए, खुद का सर्वे करना चाहिए। कई घरों में संयुक्त परिवार था, बच्चों की शादी हो गई है, लेकिन उनका जॉब कार्ड एक था, तो जॉब कार्ड अलग करने के लिए भी तुरंत में उनका जॉब कार्ड अलग करने की सूचना हमने प्रशासन को दी है, ताकि अलग जॉब कार्ड करके वो भी इस योजना का लाभ ले सके। क्योंकि शादी होने के बाद में उसका परिवार एक प्रकार से अलग कुटुंब हम उसको मानते हैं, तो प्रत्येक कुटुंब को इस योजना का लाभ मिले, उस दृष्टि से बड़े पैमाने पर हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और लोगों ने इस बात को, मैं उनको आह्वान करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि इस अभियान में शामिल होकर के खुद का सर्वे करा लो। धन्यवाद।